अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज 19 अप्रैल 2022 आप प्रोग्राम देख रहे हैं और ताज़ा तरीन हालात आपके पास हैं कि वो जिनके ऊपर यानी क्रिमिनल यानी इस काबीना तारीख़ में ऐसी काबीना है कि जिनके ऊपर किसी ना किसी शक्ल में कोई केसेस वज़ीर आज़म से ले लें और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस हैं। पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तारीख़ में शायद ये पहली काबीना होगी जो वफाक में भी और सूबे में कि इसमें वो लोग जिनके ऊपर मुकदमात हैं वो हुकूमत करेंगे हमारे ऊपर। इसको क्या कहेंगे या हम क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास तो जवाब नहीं है इस बात का। आपने और कमाल है, मैंने एक ट्वीट भी किया और पता नहीं वो बात सही सही मैं ये नहीं कह रहा, वो बात मेरी नज़र के मुताबिक तो सही है, मैंने इसीलिए ट्वीट किया है। और ट्वीट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी तारीख़ में 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि दूसरे को गालियाँ देने और कुफर के फतवे लगाने वाले सियासतदान अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर किसी एक शख्सियत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। पहली दफ़ा 1946 में कायद आज़म, फिर 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और 2022 में इमरान खान। जी चलें आगे चलते हैं। ओन चौधरी भी जो है ना वो मशीर बन गए। अता ताड़र साहब जो है ना हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, वो ओन चौधरी के बारे में क्या कहते थे ज़रा पहले वो सुन लीजिएगा। ये मुतालबा है कि पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको तो पंजाब काबीना में बिठाया हुआ है। क्या उनके खिलाफ भी कोई पर्चा कायम होगा? ये मैं आज मुतालबा रखना चाहता हूँ और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके घर की भी तलाशी ली जाए और उनका ब्लड टेस्ट भी करवाया जाए। राना सना जी आपने वो सुन लिया। चलें अब आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन बायस नज़र आ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग वाले केस में समाअत हुई। बहुत सी बातें आपने सारी वो देख ली हैं और जो बातें हुई हैं वो मैं सारा आपके सामने रख देता हूँ। सिर्फ वो एक तो बात है, तमाम उनका कहना है सिर्फ एक सियासी जमात को आगे ले जाया जा रहा है, बाकी के सामने नहीं आ रहा। और वहाँ अनवर मंसूर साहब ने जो वहाँ रखा पाकिस्तानी और भारतीय कवानीन का तकाबली जायज़ा सामने रखा। भारत में कोई दूसरी शहरत नहीं रख सकता और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दूसरी शहरियत रखने वाले सियासी जमातों को फ़ंड्स दे सकते हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर बाबर के फराहम करा दस्तावेज़ को दुरुस्त करार नहीं दिया। अकबर एस बाबर दस्तावेज़ लहराकर सियाक व सबाक से हटकर गुफ्तगू करते हैं। 3 दिन दरकार हैं कि मैं दलाल मुकम्मल कर लूँगा। मेरे मावन वकील अकाउंट्स के मामले पर कमीशन की मुआवनत करेंगे और गुज़श्ता समाअत पर आगाह किया था कि 20 अप्रैल से पहले दस्तयाब नहीं। अगले हफ्ते मुसलसल 3 दिन समाअत करेंगे। अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है और शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि 3 दिन का वक्त मांगा है। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ, क्लियर कर दूँ। एक तो जो हाई कोर्ट ने कहा है कि ये 30 दिनों के अंदर ये केस को ख़त्म किया जाए, उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की जा रही है कि वो इंट्रा कोर्ट अपील से मुराद है सिंगल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़। एक और बड़ा अहम इशू है जो हनीफ अब्बासी वाला केस है जिसमें ये फॉरेन फंडिंग वाली बात सामने आई थी, तो साथ उसकी स्क्रूटनी करनी है और चीज़ें सारी सामने देखना है। तो बाकी तीनों बाकी सियासी जमातों के क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ तरीके इंसाफ, और ये उनका बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, बहुत जेन्युइन कंसर्न है कि होनी है सबकी इकट्ठी की जाए ना। अलहदा इसकी क्या है, उसके हवाले से एक अलहदा आईनी दरख्वास्त भी दायर हो रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। आज जो बड़ा अहम सवाल उठाया है ना वो इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के हवाले से था। इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल नहीं है, जब तक मुकम्मल नहीं, इलेक्शन कमीशन का लफ्ज़ हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 पोस्ट और 4 मेंबर्स हैं, तो इन सब ने इकट्ठे बैठकर ये फैसला करना। और ये वाला ऐसे पंजाब का नहीं है और गालबन KP का मेंबर नहीं है इस वक्त। तो जब ये सारे मुकम्मल होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन पूरा बनेगा और वो फैसला जब ये बनाया गया ना तो इस वक्त ये ज़हन में रखा गया कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो इसमें, सिर्फ एक के हवाले से बात ना। वो ठीक है मेंबर्स ही होंगे लेकिन वो सूबे वाइज मेंबरों की बात हो रही है ना, तो सूबे वाइज इस वक्त 2 मुकम्मल नहीं है। और इसमें मेरा ख्याल आईनी दरख्वास्त भी दायर की जा रही है कि जिसमें इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जाएगा कि जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ना हो ये प्रोसीडिंग ना चल सके। 22 का एलिमेंट सामने है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से रेफरेंस आने वाले दिनों में दायर होने वाला है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर्स के हवाले से जो बातें आप लोगों के सामने आ जाएंगी, उनका बायस और उनका कई बातें जो ऐसी कहनी है कि वो रिकॉर्ड के ऊपर आनी बहुत ज़रूरी है। वो आएंगी तो मामला आगे आ जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये मामला बड़ा सीरियस इस हद तक जा रहा है कि अगर जिस तेज़ी से चल रहे हैं तो डाउट हैं, बहुत ज़्यादा शदीद डाउट हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि
الیکشن کمیشن کسی نہ کسی شکل، ابھی فی الحال بات ختم نہیں ہوتی، میں پھر یہ بتاتا چلوں، یہاں ایک انکوائری انویسٹیگیشن ہونی ہے. وہ عمران نیازی والا کیس بیک گراؤنڈ، ہنی باسی کا بیک گراؤنڈ پہ ریلیونٹ پورشن میں چلا رہا ہوں آپ کو. اور پھر دوسرا جو ہے نا یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے حوالے سے بات ہے، پراپرٹی بین کرنے کے کانٹیکس میں نہیں ہے پارٹی کو. اور یہ بین کرنا تو آرٹیکل 17 میں بڑا مشکل ہے، یعنی پہلے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئے گا، فیڈرل گورنمنٹ اس پہ ہیئرنگ رکھے گا، پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، سپریم کورٹ فائنلی اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے گا کہ اس پارٹی کو بین کرنا یا نہیں کرنا ہے. اور جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور امریکن ایجنڈا، تو حالات اور واقعات یہ نظر آ رہے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے نا ون سائیڈڈ اس معاملات کو لے کر چل رہا ہے. اور ارشد شریف کا پروگرام اگر کسی نے نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھ لے. میں یہیں پر کچھ ریلیونٹ جو سیدھا پورشن ہے نا بلر کر کے وہ ضرور چلاؤں گا، تاکہ ارشد شریف کے جو باتیں اب کہیں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لیا جا سکتا. دیکھیے گا ذرا. کے مطابق پاکستان کی تقریباً 75 سالہ تاریخ میں اس قسم کا لیڈر لیس احتجاج ان پریسیڈنٹڈ ہے. تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی حکومت کے جانے پر عوام باہر نکلی، اس لیے نہیں کہ وہ خوشی منائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ احتجاج کریں. بیرونی سازش کا شکار ہونے والے اپنے وزیر اعظم کی حمایت میں سڑکوں پر آ کر پاکستانی عوام نے نہ صرف تاریخ رقم کی، بلکہ اس کے نتیجے میں نئی امپورٹڈ حکومت کو بھی مکمل طور پر رد کر. امریکہ کے چارج دی افیئرز نے لاہور میں ایک ہی دن مریم نواز اور پھر شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، ہاں تصاویر ضرور جاری کی گئیں، اور شاید یہ تصاویر اعلامیے سے زیادہ ضروری تھی. اور یہی تصاویر اس سازش کا ایک ثبوت بھی ہے. اس کے بعد امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ان ملاقاتوں کا سلسلہ پھر حکومتی اراکین تک بھی پہنچ گیا. امریکی سفارت خانے کے اراکین نے پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. جیسے جیسے یہ ملاقاتیں ہوتی چلی گئیں، ویسے ویسے پی ڈی ایم کی تحریک میں بھی اچانک سے جان پڑتی چلی گئی. بکھری پڑی اپوزیشن پارٹیز اچانک دوبارہ یکجا ہو گئی. سب سے پہلے تو کچھ صحافی یہ بتاتے رہے کہ ایسا کوئی خط ہے ہی نہیں. یہ آگاہی انہوں نے ٹویٹر پر، فیس بک پر، خبروں میں اور ٹاک شوز پر دی. جب کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا کہ خط نہیں ہے، اور اسد عمر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم خط چیف جسٹس کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. تو پھر نیا بیانیہ بنایا گیا کہ یہ خط نہیں، سفیر کی اسیسمنٹ ہے. یہ فیک نیوز حسب توفیق تمام حضرات نے شیئر کی. اس کے بعد جب عوام یہ بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہوئی تو کہا گیا کہ اس خط میں وزارت خارجہ کو دباؤ ڈال کر اضافی چیزیں ڈالی گئی. اس کے بعد حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ عمران خان چند صحافیوں کو یہ خط دکھائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے. لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. میں یہ جو لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے، ان میں سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا، ان سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے. جب یہ بات آئی تو اس کے بعد پھر فیک نیوز یہ پھیلائی گئی کہ اس خط کی انکوائری کی جا چکی اور اس میں ایسی کوئی دھمکی نہیں ہے. اس خبر کو اگر سچ مان لیا جائے تو بھی بہت سے سوالات اس انکوائری پر اٹھتے ہیں کہ انکوائری کب آرڈر کی گئی، انکوائری افسران کون تھے،
किस किस का बयान हासिल किया गया, इंक्वायरी रिपोर्ट कहां है, क्या इंक्वायरी में अमरीकी सफारत खाने की मुलाकातों के मुतालिक भी तहकीक की गई। एक तरफ तो ये मामला खबरों का चलता रहा, दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल कभी एक फोरम कभी दूसरे फोरम की जानिब देखते रहे, आवाम को, इदारों को बताते रहे कि ये साजिश की जा रही है। ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो बाहर से पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कंट्रोल करते थे, एक टेलीफोन कॉल पे हमारे से चीजें मनवाते थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, वो लोग बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फैसले करे, किसी और मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अपने मुल्क के लोगों के मफादात कुर्बान ना करे, जो वॉर ऑन टेरर में आपके सामने हुआ है। फिर पता चला कि आला अदलिया के जजेस अदालत जा रहे हैं और रात को 12 बजे अदालत लगेगी। रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई, मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया, लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। इसके बाद खबर मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुल गई और किसी ने दरख्वास्त दायर की कि आर्मी चीफ की मुमकिना बरतरफी को रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्शल लॉ रोकने की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त ये कि मुमकिना तौर पर जो है वो एक अहम शख्सियत को बरतरफ करने के हवाले से जो है वजीर आजम फैसला कर सकते हैं, उनको फौरी तौर पर रोकते हैं, और मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के हवाले से भी खतरात मौजूद हैं, फौरी तौर पर वजीर आजम को इस किस्म के इक़दाम से रोका जाए। मज़ाहिया बात यह थी कि इस दरख्वास्त पर मार्च की तारीख दर्ज थी और दायर ये अप्रैल में की गई, और इससे ज्यादा हैरत की बात ये कि अदालत तक भी गई। बिलाखिर स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने इस्तीफा दे दिया, वोट हो गया, इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया, मगर फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा ना था। ये तो प्लान का हिस्सा ना था। एक तो हुआ एहतजाज, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरी कौम किसी वजीर आजम को हटाए जाने पर सरापा एहतजाज हुई। हर जगह यह सवाल हुआ कि एक अकेले को गिराने के लिए सब इकट्ठे हो गए। जी हां, सब इकट्ठे हो गए और उस अकेले ने लड़ते लड़ते सबको एक्सपोज किया, तमाम छुपे किरदार सामने लेकर आया। दूसरी चीज यह हुई कि वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ ने अपना पहला पत्ता खेला और ऐलान किया कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला रहा हूं कि इस खत के बारे में बात करेंगे। इसमें सर्विसेज चीफ और DGISI को बुलाया जाएगा। जी, आपने अरशद शरीफ के चंद प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपने देख ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है, और जिसमें जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, US सफारतकार फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई के लिए इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ ने फैसला सुनाया, नाकाबिल समाअत दरख्वास्त देकर खारिज कर दिया। 1 लाख रुपये में जुर्माना किया था, वो भी बरकरार रखा है अदालत ने। ये लेटर गेट स्कैंडल के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी कि उन्होंने जो पब्लिक करने जा रहे हैं, अब कौम के सामने हक़ाइक़ तो आने चाहिए ना, सच है या गलत है, ये बात की बातें हैं, लेकिन कौम के सामने जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, कौम को अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं और आप वो सारा देख रहे हैं। एक आखिर में मैं ज़रा आपके सामने वो रख दूँ, अपील दायर कर दी है नैब ने ओगरा चीफ तकर्री केस में यूसुफ गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर की बरीयत के हवाले से।
सिकंदर याद माकन, जावेद नज़ीर, शौकत याद दुरानी, राजा परवेज़, शेख यूसुफ अगलानी और तौकीर सादक को फरीक बनाया गया। 17 मार्च 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। एहतसाब अदालत की ऑब्जर्वेशन इसके हकीकी मकान में तोसी के बगैर पायदार नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने कौमी एहतसाब और तीसरी और दूसरी तरमीम ऑर्डीनेंस की दफात को मद्देनज़र नहीं रखा। एहतसाब अदालत ने ठोस वजूहात के बगैर मुजरमाना सबूत के मवाद की तारीफ़ किए बगैर कार्रवाई की। तरमीम शुदा ऑर्डीनेंस 2021 को तूल देने से पहले दायर किया गया। मुज़क्कर ऑर्डीनेंस का कोई साबका असर नहीं है। तरमीम शुदा ऑर्डीनेंस 2021 की ताकत पर कोई हुक्म साबका तौर पर मंजूर, ये पुरानी, ये माजी की बातें हो रही हैं। इस बुनियाद पर गैर कानूनी हुक्म को एक तरफ रखने का ज़िम्मेदार है। एक पेचीदा कानूनी तजवीज़ का दावा किया है जिसका फैसला अदालत के ज़रिए अदालती कार्रवाई करना ज़रूरी है। सेक्शन 265 के की आड़ में इस्तगासा को दबा दिया गया। इस्तगासा को आइन के आर्टिकल 10A के तहत मुनसफाना ट्रायल का मुसावी हक हासिल है। ट्रायल कोर्ट पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के इस हुक्म पर अमल नाकाम रही है कि प्रोसिक्यूशन को मुकम्मल ट्रायल के शवाहिद के ज़रिए अपना केस पेश करने का मौका। तयशुदा कानून है कि असल कानून में किसी भी तरमीम का मुमकिन तौर पर असर नहीं होता। कानून साजी बयान करदा इस्लाम में साबका असर फराहम नहीं करती तो ये मुमकिन तौर पर चलेगा। ट्रायल कोर्ट ने मुलजमान की तरफ से किए गए जुर्म की संगीनी पर गौर किए बगैर गैर मुनासिब उजरत में हुक्म इम्तनाई जारी किया। चेयरमैन नैब ने 17 मार्च 2022 को गैर कानूनी हुक्म के खिलाफ फौजदारी अपील करने की इख्तियार दिया है और ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दायर कर दी है। अब ये चीज़ें सारी आप समझ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बातें नज़र आ रही हैं, लग रहा है कि इस मुल्क में जो है ना करप्ट और ये इस तरह के माफियाज ये स्क्वाड फ्री हैं और यही बात आप बार बार पूछते हैं। इसका जवाब मैं किसी और प्रोग्राम में दूंगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।